हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, आप सबके लिए आज हम लेके आए हैं यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। हम लोग प्यारे बच्चों बैंकिंग के एमसीक्यू को भी दो पार्ट में देखेंगे। आज हम लोग इस पार्ट में 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे और अगले पार्ट में भी हम लोग फिर से 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को उस पार्ट में भी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे और जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट अब एकदम आ चुका है पास, और अब हम लोगों को प्रिपरेशन में थोड़ा सा भी लैकनेस बिल्कुल नहीं आना चाहिए और इसीलिए क्वेश्चंस के प्रैक्टिसेस को और भी ज़्यादा तेज़ कर देना चाहिए और भी ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, और अपने तैयारी को आप इतने ज़ोरों शोरों से करिए ताकि आप एग्ज़ाम देने के बाद बिल्कुल आपके मन में बिल्कुल भी ये चीज़ ना रहे कि काश उस समय और पढ़ लिया होता। तो इसीलिए लास्ट टाइम में अपने प्रिपरेशन को जितना हो सके उतना आप ज़्यादा बढ़ा दें, उतने ज़्यादा प्रैक्टिसेस को बढ़ा दें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसेप्ट के ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, उन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उन कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें जहाँ से क्वेश्चंस हर बार यूजीसी नेट में आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स होंगे यूजीसी नेट से रिलेटेड, चाहे कोई भी आपकी स्टेट लेवल हो, स्टेट लेवल से रिलेटेड कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी कहीं का भी कोई एग्ज़ाम हो, उन सभी के अपडेट्स आपको चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग आज के इस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ को। तो पहला क्वेश्चन है कि स्कीमिंग इन ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है। स्कीमिंग इन ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है। स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रिफर्स टू, तो स्कीमिंग का मतलब होता है ई बैंकिंग में क्या करना, फ्रॉड करना। कैसा फ्रॉड करना सर। ई बैंकिंग में इस स्कीमिंग का मतलब होता है, ठीक है ना, कि स्कीमिंग का मतलब होता है फ्रॉड करना, चोरी करना। क्या चोरी करना, फ्रॉड करना। फ्रॉड करना कैसा फ्रॉड सर, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगे, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगे, ठीक है ना, जैसे कि हमारे एटीएम से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, चाहे वो सीवीवी हो, ओटीपी हो, ठीक है ना, तो कार्ड नंबर हो, साथ ही साथ हमारे बैंक डिटेल, उन सबको फ्रॉड वे में क्या कर लेना, निकाल लेना। मतलब एक तरीके का क्या करना कि आप फ्रॉड कर रहे हो, चोरी कर रहे हो वहाँ पे। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग स्कीमिंग इन ई बैंकिंग। तो इट इज़ द आइडेंटिफाइंग द फ्रॉडस्टर्स कॉपी वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्रेडिट। ठीक है, फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड से कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसका चोरी कर लेना गलत तरीके से, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, स्कीमिंग इन ई बैंकिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बैंकों को क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। सर बैंकों को देखिए क्या कंसिडर करना पड़ता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्रेडिट रिस्क चाहिए, मार्केट रिस्क भी चाहिए सर, ऑपरेशनल रिस्क भी चाहिए। बहुत बढ़िया, यानी कि तीनों के तीनों, ए बी सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग on which of the three mutually reinforcing pillars बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन आर बेस्ड। तो प्यारे बच्चों, बेसल 3 से जुड़ा हुआ ये सवाल है। तो बेसल 3 में कौन कौन से चीज़ों को क्या किया जाता है, तीन म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर क्या है बेसल 3 के, बेसल नॉर्म्स के जो थर्ड वाले बेसल 3 है उसके तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या क्या है सर। कैपिटल स्टैंडर्ड है, बिल्कुल है कैपिटल स्टैंडर्ड। सुपरवाइजिंग द रिव्यू ऑफ द कैपिटल एडिक्वेसी, ये भी है। उसके बाद क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट नहीं सर, मार्केट डिसिप्लिन है, हाँ सर मार्केट डिसिप्लिन है। ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क नहीं है इसमें, इसके तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स में से, और मैनेजमेंट कंट्रोल भी नहीं है।
तो इट मीन्स कि ए बी एंड डी, ए बी डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आइए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है हमारे एजर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। एजर्शन दिया हुआ है क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर एंड एसएमई सेक्टर स्मॉल एंड स्मॉल एंड मिडिल सेक्टर की बात कर रहा है ये। इंक्रीज इन रिसेंट ईयर क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर एंड एसएमई, ठीक है ना, सेक्टर हैव बीन इंक्रीज इन रिसेंट ईयर। रीजनिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रेजुअली रिलैक्स वेरियस कंट्रोल इन क्रेडिट मार्केट। कह रहा है कि क्रेडिट फ्लो जो एग्रीकल्चर और एसएमई स्मॉल एंड मार्जिनल सेक्टर में जो क्रेडिट का फ्लो है वो बढ़ चुका है कुछ इधर बीच, इन रिसेंट ईयर कुछ सालों में देखा जा रहा है बढ़ गया है। क्यों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बहुत सारा रिलैक्सेशन दे रहा है, बहुत सारा रिलैक्सेशन इसमें दे रहा है कंट्रोल इन क्रेडिट मार्केट, ठीक है ना। हैज़ ग्रेजुअली रिलैक्स्ड वेरियस कंट्रोल इन, बहुत सारी चीज़ों पर रिलैक्सेशन देना शुरू कर दिया रिजर्व बैंक ने। इस वजह से इस सेक्टर में जो क्रेडिट का फ्लो है वो बढ़ गया है। येस सर, बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। आइए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और दिख रहा है हमें यह अगला सवाल मैच द कॉलम से। तो आप लोग भी साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से। तो ज़रूर आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप भी सॉल्व करेंगे और बहुतों क्वेश्चन का आंसर आपको खुद भी पता है, ठीक है, तो आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। हम देखते हैं कि बच्चों के कमेंट आते ही नहीं है, बिल्कुल गलत चीज़ है ये, आपको कमेंट करना चाहिए। सबसे पहले है रिलेशनशिप बैंकिंग। तो रिलेशनशिप बैंकिंग क्या कहता है सर? रिलेशनशिप बैंकिंग का मतलब जहां हम कस्टमर के साथ रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हमारे रोज के ये हमारे लॉन्ग टर्म कस्टमर बने रहे, ऐसे रिलेशंस हम इनसे मेंटेन कर रहे हैं। तो दैट इज़ की क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एनहांसिंग द स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ कस्टमर। तो ए का क्या हो जाएगा सर? ए का जो होगा फोर्थ वाला होगा। चलिए, मर्चेंट बैंकिंग का काम क्या है सर? मर्चेंट बैंकिंग का काम एक स्पॉन्सर बैंकिंग का काम करता है, ये कैपिटल इशू मैनेजमेंट का काम करता है। तो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द कैपिटल इशू मैनेजमेंट, तो एक स्पॉन्सर बैंकिंग के फॉर्म में ये काम करता है। तो बी का हो गया थर्ड। तो हम लोग का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी और डी का क्या हो जाएगा, इंडिजीनियस बैंकिंग। तो जैसे हमारे साहूकार होते हैं, ठीक है ना, हुंडीज़ वगैरह इसमें डील किए जाते हैं, जो साहूकार होते हैं। इंडिजीनियस बैंकिंग जिसमें हुंडीज़ वगैरह की बात हम लोग करते हैं, पुराने समय में होता था, अब तो ये सारे चीज़ें बंद हो गए हैं। रेयरेस्ट होगा कि किसी गांव में शायद ही चलता होगा। तो सी का 1 हो गया और इस हिसाब से सर डी का सेकंड हो गया। डेवलपमेंट बैंकिंग का मतलब होता है वाइडनिंग द एंटरप्रेन्योर बेस एंड असिस्ट इन ए रैपिड रेट ऑफ ए इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। तो डी का हो जाएगा सेकंड वाला। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ए का फोर्थ, 3 बी का, सी का 1 और ये 2। तो 4 3 1 2 देख लेते कौन सा ऑप्शन है। 4 3 1 2 कहाँ हम लोगों को मैच किया जा रहा है, देख लीजिए 4 3 1 2 थर्ड ऑप्शन के ओर इंडिकेट कर रहा है। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते बिल्कुल आप भी खुश होते रहिए, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको भी एकदम ऐसे हंसते रहना पड़ेगा, खुश होकर एग्ज़ाम देना है, ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ आपको एग्ज़ाम देना है। प्यारे बच्चों अगला सवाल फिर से आ गया हमारे सामने, मैच द कॉलम से रिलेटेड सवाल। तो मेजनाइन कैपिटल, मेजनाइन कैपिटल का मतलब होता है कि एक सबऑर्डिनेट डेब्ट और सबऑर्डिनेट डेब्ट या प्रीफर्ड इक्विटी जो कि हमें एडिशनल कैपिटल जो बियॉन्ड द लेवल आर विलिंग टू फाइनेंस थ्रू द बैंक लोन। तो मेजनाइन मतलब कि एक हेल्पिंग वे में आप कह सकते हैं, हेल्पिंग कैपिटल, एक सबऑर्डिनेट जहाँ ठीक है ना, सबऑर्डिनेट डेब्ट होता है कि जहाँ जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर हम बैंक से बोरो करने का हमें मिल जाए क्या,
हम इच्छा रखते हैं कि हम इससे ज़्यादा बोरो करना चाहते हैं और बैंक हमें वो चीज़ अलाउ कर दे रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड योर मेज़नाइन कैपिटल। तो मेज़नाइन कैपिटल क्या हो गया, एक सबऑर्डिनेट डेब्ट हो गया कि मेन जो आपका लिमिट है उससे ज़्यादा हम आपको बोरो करने का जब अनुमति दे रहे हो, ठीक है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड योर मेज़नाइन कैपिटल। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी, तो प्राइवेट इक्विटी होता है कि सर हमें, ठीक है ना, प्राइवेट इक्विटी मतलब एक स्पीडी सोर्स होता है ऑफ फाइनेंस का, लेस रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ऑफ डेब्ट एंड कैपिटल मार्केट। तो प्राइवेट इक्विटी मतलब जहां सर बहुत आसान टर्म्स कंडीशन के साथ हमें इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड हो जाए, वहां पे रेगुलेटरी फंक्शंस जो है वो कम परफॉर्म करना पड़ता है। जीडीआर क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है इशूड एन ओवरसीज मार्केट एंड इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन द कोर्स ऑफ एन ओटीसी बेसिस। तो सी का हो जाएगा थर्ड वाला। तो आंसर देख लीजिए हम लोगों का, ए का हो जाएगा फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का सेकंड हो जाएगा। वेंचर कैपिटल आप लोगों को पता है कि हाई रिस्क कैपिटल को कहते हैं वेंचर कैपिटल, हाई रिस्क जहाँ पे रिस्क सबसे ज़्यादा हो, इसी को कहेंगे हम लोग क्या, वेंचर कैपिटल, ठीक है। तो डी का सेकंड हो जाएगा। तो 4132, 4132 इज़ योर करेक्ट आंसर, 4132। 4132 हमें जो मिल रहा है आंसर यहाँ पे वो थर्ड वाला मिल रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन है 4132। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग मूव ऑन करेंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी से रिगार्डिंग ये सवाल पूछा है हम लोगों को, ठीक है। तो एनबीएफसी का मतलब क्या होता है, ऑल एनबीएफसी क्या रजिस्टर्ड होना चाहिए आरबीआई के साथ, आरबीआई के पास, बिल्कुल सर, सारे एनबीएफसी रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है ना। तो एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, एनबीएफसी नॉर्मल बैंकों के तरह डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है ना, सेविंग अकाउंट नहीं खोलता है। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। ये भी बात सही है सर, ये भी काम तो ये नहीं करता है, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ द डिपॉजिटर इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर ऑफ एनबीएफसी। जो डिपॉजिट की इंश्योरेंस फैसिलिटी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये अवेलेबल नहीं होता है एनबीएफसी के डिपॉजिटर के पास। क्या ये भी है क्या, हाँ सर ये भी है। तो यानी कि आप कहना चाहते हैं कि चारों के चारों चीज़ें जो है यहाँ पे दिए हैं सही दिए हैं, बिल्कुल सही दिए हैं। सर क्या हमें एनबीएफसी के बारे में आज जितनी बातें दिए हैं थोड़ा इसका डिटेल मिल जाए तो थोड़ा अच्छा हो जाता, क्यों नहीं। चलिए हम लोग इसका डिटेल थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, अंडर द कंपनी एक्ट 2013 195 सेक्शन, मतलब कि एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन एंड एडवांस एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज issued by the government or local authority or other marketable security of a like nature, leasing, hire purchase, insurance business, chit business, but does not include any institution whose principal business is that of agriculture activity, but does not include any institution, ये उन इंस्टीट्यूशन को नहीं ऐड करते हैं एनबीएफसी में जिसका प्रिंसिपल बिजनेस हो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, परचेस और सेल ऑफ एनी गुड्स में, जिनका प्योर काम इसमें हो उसमें हम इसको नहीं इन्वॉल्व करते। प्रोवाइडिंग एनी सर्विस और सेल और परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। एनबीएफसी इज डिफाइंड एज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 एंड ऑल्सो अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अंडर सेक्शन 45(1)(a) दिस टाइप ऑफ कंपनी प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस विदाउट होल्डिंग बैंकिंग लाइसेंस, ठीक है। एनबीएफसी लैंड मेक इन्वेस्टमेंट एंड हेंस देयर एक्टिविटी आर एकन टू दैट ऑफ बैंक।
तो ये काम तो ये बैंक जैसा ही सिमिलर, एकन का मतलब होता है सिमिलर टू बैंकिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये काम लेंड करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना, बिल्कुल बैंकों जैसा ही ये काम भी ये करता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन देयर असेंडिंग ऑर्डर। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, उन्हें आप क्रम अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में सजाए, मतलब जो सबसे पहले लिए उसको सबसे पहले रखिए, जो उसके बाद उसको उसके बाद रखिए, इसी क्रम अनुसार रखना है। सबसे पहले उन्होंने डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल को सेट किया था, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया था, तो ये 1 हो गया। तो फिर उसके बाद सर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो को उन्होंने सेटअप किया था, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो को सेटअप किया था। उसके बाद सर उन्होंने कॉरपोरेट डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग किया था, ये देखिए कहाँ पे है, तो कॉरपोरेट डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग मतलब CDA हो गया। उसके बाद सर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करना स्टार्ट किया, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करना, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करना स्टार्ट किया। और उसके बाद उन्होंने सरफेसी एक्ट का गठन किया, सरफेसी एक्ट का गठन किया। तो CDABE, CDABE, CDABE आपका पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव ऑफ IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस का क्या उद्देश्य है, टू एनाबल द बैंक कस्टमर टू यूज द मोबाइल इंस्ट्रूमेंट एज ए चैनल फॉर एक्सेसिंग देयर बैंक अकाउंट एंड रेमिट फॉर 24/7। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जैसे आप लोग UPI का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, वो भी क्या है 24/7 फैसिलिटी देता है ना, बिल्कुल हाँ सर 24/7। मेकिंग पेमेंट सिंपलर जस्ट विद द मोबाइल नंबर दैट बेनिफिशियरी। तो आप भी UPI में देखिए, आप मोबाइल नंबर डाल के तुरंत उनके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गूगल पे हो चाहे फ़ोन पे हो, आप तुरंत मोबाइल नंबर डालिए और तुरंत पैसा ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं उस बेनिफिशियरी के अकाउंट में, ठीक है। टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर ए फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विस, बिल्कुल सर मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विस हम लोग को दिया जा रहा है, ये इसका उद्देश्य है IMPS का। टू क्रिएट कंपटीशन विद द नेफ्ट RTGS, नहीं सर कंपटीशन किसी के साथ नहीं क्रिएट कर रहा है, लोगों के लिए चीज़ों को और आसान बनाना, लोगों के लिए और चीज़ों को सुविधाजनक बनाना, यही इसका उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर ABC हो जाएगा, D नहीं है, ABC इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों अगला सवाल है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट मॉनेटरी पॉलिसी कॉजेस ए डेलिबरेट चेंज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विथ ए व्यू टू इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस लेवल एंड द क्वांटम ऑफ नेशनल आउटपुट। तो सर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की जो बात करता है ना, ये आपने गलत कह दिया सर। गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का बात ये तो करता है फिस्कल पॉलिसी बात करता है, ये तो गलत हो गया ऐसे ही। दूसरा फिस्कल पॉलिसी रेगुलेट दी मनी सप्लाई, देखिए सर ये उल्टा लिख दिया। मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है, मतलब ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही गलत हो गया अपना, तो बोथ आर इनकरेक्ट। प्यारे बच्चों अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गॉट मर्ज विद देयर सब्सिडियरी। तो ICICI और IDBI ये दोनों अपने सब्सिडियरी से क्या हो गए, मर्ज हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C and D ओनली। नेक्स्ट, व्हाट इज विच इज ए रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट, तो रेपो रेट क्या होता है, ये वो रेट होता है जो RBI लेंड करता है बैंकों को इन केस ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट जिस रेट पे RBI लेंड करता है बैंकों को जब बैंकों के पास कम मतलब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड किया था, शॉर्ट टर्म लोन होता है RBI की तरफ से। इसी तरीके से आप लोग रिवर्स रेपो रेट भी पढ़ते हो, ठीक है ना, जब बैंकों के द्वारा RBI को पैसे दिए जाते हैं, ठीक है ना, मतलब बैंक जब हेल्प करता है RBI का, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये रेपो रेट पूछा है, तो रेपो रेट का मतलब जब RBI लेंड करता है टू बैंक इन केस ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी। नेक्स्ट है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक वॉज एस्टेब्लिश इन 1987। जितने भी बैंकों के एस्टेब्लिशमेंट ईयर है
जितने भी बैंकों के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, डेवलपमेंट बैंक्स के जितने भी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, साथ ही साथ इनके जो हेडक्वार्टर्स है, ठीक है ना, इनके हेडक्वार्टर्स और इनके मेन ऑब्जेक्टिव, ये सारे के सारे चीज़ें आप लोग जरूर जरूर से पढ़ लीजिएगा। पूछा है एनएचबी वॉज एस्टेब्लिश इन 1987 एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एनएचबी किसका होली ओन्ड सब्सिडरी है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होली ओन्ड सब्सिडरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज एएफसी, एसेट्स फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, फॉरेन ट्रेड कंपनी। नहीं सर, ट्रेड कंपनी नहीं है ये। ए बी सी आप लोगों के लिए यहाँ पे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 14 डेज इंटरमीडिएट टी बिल वेयर ब्रॉट इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1996 टू 1997 आफ्टर द एबोलिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आफ्टर द किसके एबोलिशन के बाद 14 डेज इंटरमीडिएट टी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया? तो सर ये 91 डेज टी बिल को एबॉलिश करने के बाद ही 14 डेज इंटरमीडिएट टी बिल का इंट्रोड्यूस हुआ है विद द इफेक्ट फ्रॉम 96-97। सर इसका अगर एक टेबल मिल जाता हम लोगों को जिसमें सारे टी बिल्स का इंट्रोडक्शन डेट, डिसकंटिन्यूड डेट दिया हो और साथ ही साथ करंट में कौन सा टी बिल जो है मार्केट में अभी रन कर रहे हैं, अगर ये एक टेबल मिल जाए तो बड़ा बेहतर होता। बिल्कुल प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बिल्कुल नहीं निराश किया है। मैंने इसको लेके अभी आगे भी क्वेश्चन है तो मैंने वहाँ पे आप लोगों के लिए वो टेबल ज़रूर से ऐड किए हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोगों को मिलेगा वो टेबल। वाईवी रेड्डी कमेटी, कमेटी से प्यारे बच्चों, कमेटी से मैच द कॉलम आना या डायरेक्ट क्वेश्चन आना तय है। तो इसलिए कमेटीज, जितने भी बैंकिंग के कमेटीज है, इंपॉर्टेंट कमेटीज, उनको बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि एकदम डिसाइडेड रहते हैं कि यहाँ से तो सवाल पक्का है आएगा, तो जहाँ से 101% श्योर है तो क्यों आप उन टॉपिक्स को छोड़ के जाएंगे, ठीक है ना। तो ए का हो गया सेकेंड, राशिद जिलानी कमेटी, ये रिवाइज्ड मेथड है लेंडिंग इन प्लेस ऑफ कैश क्रेडिट सिस्टम। राशिद जिलानी कमेटी, रिवाइज्ड मेथड ऑफ लेंडिंग प्लेस ऑफ कैश क्रेडिट सिस्टम। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का क्या, एसएम केलकर कमेटी। तो रीज आरआरबी, केलकर कमेटी किससे रिलेटेड है? आरआरबी, ये तो सबको पता होगा। केलकर कमेटी आरआरबी से रिलेटेड है, एसएम केलकर कमेटी। और आईटी वास कमेटी, ये भी वर्किंग कैपिटल लेंडिंग नॉर्म से रिलेटेड है, ये भी आप लोग पढ़े होंगे ज़रूर। आईटी वास कमेटी वर्किंग कैपिटल लेंडिंग नॉर्म से रिलेटेड है। डी का थर्ड ऑप्शन होगा। तो 2143 कौन सा ऑप्शन है हमारा? चलिए जल्दी से हम लोग देख ले। 2143, तो 2143 सेकेंड ऑप्शन जो है सही है। 2143। प्यारे बच्चों अगला सवाल है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा इनमें से सही स्टेटमेंट नहीं है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा टिल 1947। सर ये बात तो सही है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान टिल जून 1948, ये भी बात सही है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम 1972 टू दिसंबर 1975। बांग्लादेश का कभी ये सेंट्रल बैंक रहा ही नहीं रिजर्व बैंक हमारा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस ऑपरेशन 1 अप्रैल 1935, ये भी बात सही है। तो गलत पूछा है कौन सा? इनकरेक्ट, यही वाला थर्ड ऑप्शन इज योर इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो प्यारे बच्चों देखिए फिर से टी बिल का क्वेश्चन आ गया और अब आप लोग मुझे बिल्कुल कहेंगे कि सर आपने वादा किया था अभी हम लोगों से कि आपने एक ऐसा टेबल जोड़ा हुआ है जिसमें आपने सारे चीज़ों को, सारे टी बिल का जो इंट्रोडक्शन डेट है, डिसकंटिन्यूड डेट है, वो सारे के सारे यहाँ पे आपने जोड़े हैं।
तो प्यारे बच्चों बिल्कुल मैंने जोड़े हैं, तो ज़रा पहले इसका सही आंसर दीजिए जिनको पता है, और जिनको नहीं पता है बिल्कुल नहीं उदास होना है। 21 डेज टी बिल इंट्रोड्यूस 1998, सही है। 354 डेज टी बिल 1992, ये भी सही है। 182 डेज टी बिल इंट्रोड्यूस, ये भी सही है। 273 डे का टी बिल इंट्रोड्यूस 2006, सर ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, आइए क्यों गलत है, पूछा इनकरेक्ट कौन सा है ना, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वाला। क्यों गलत है ये देख लीजिए आपके सामने, आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे पूरा टेबल जोड़ दिया है। आप यहाँ से इस चीज़ों को देख लेंगे कि कौन सा टी बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब डिसकंटिन्यू हुआ, ठीक है। यहाँ से आप लोग इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा ज़रूर से। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आगे। अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो एनएचबी कब इस्टेब्लिश हुआ था, एनएचबी 1988, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक, ये तो सबको पता है सर 1981। नाबार्ड किसको नहीं पता है, नाबार्ड पता है सबको सर 1982। बताइए यूटीआई किसको नहीं पता है, सर सबको पता है 1963। बहुत बढ़िया, सही क्रम क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा, फिर उसके बाद बी हो जाएगा, फिर उसके बाद सर देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसके बाद सी हो जाएगा, फिर ए। तो डी बी सी ए इज़ योर करेक्ट आंसर, डी बी सी ए। तो डी बी सी ए ये आप लोगों का थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीडिसर ऑफ द आईआरडीए एक्ट 1999। मतलब आईआरडीए एक्ट 1999 से पहले कौन सा एक्ट चलता था, तो उसके पहले सर इंश्योरेंस एक्ट चलता था 1938। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का सक्सीडर कौन है, सक्सीडर, तो ये है आईआरडीए एक्ट 1999। नेक्स्ट है क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर इन इंडिया रेंजेस बिटवीन। तो क्रेडिट वर्दीनेस का स्कोर जो है इंडिया में वो है 300 to 900। सर क्या इसका भी थोड़ा डिटेल बता देंगे, ऐसे हम लोग को कैसे याद रह सकता है अगर डिटेल नहीं पता होगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये है देखिए पूरा डिटेल कि कितना क्रेडिट स्कोर आपका रहेगा तो कहाँ क्या माना जाएगा। देखिए बिलो 300, 300 से मैक्सिमम कितना होता है, 300 से 900 होता है, ये है इंडिया का। तो 300 से नीचे रहेंगे पुअर क्रेडिट स्कोर, 300 से 550 वेरी लो क्रेडिट स्कोर, 551 तो 620 लो क्रेडिट, 621 से 700 फेयर है। ये पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा के आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। हेज फंड आर नॉट म्यूचुअल फंड। क्या हेज फंड म्यूचुअल फंड नहीं होता, सर हेज फंड म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है ना। हेज का मतलब क्या होता है कि एक में लॉस, दूसरे का प्रॉफिट एक दूसरे को कंपनसेट कर दे, हेज फंड। हेज फंड कैन बी सोल्ड टू पब्लिक, नहीं सर हेज फंड पब्लिक को नहीं सोल्ड करते, गलत बात, ये तो गलत कह दिया है। इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड मस्ट पे वेरियस फीस एंड एक्सपेंसेस। म्यूचुअल फंड प्रोवाइडेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो हेज फंड पब्लिक को सोल्ड नहीं किया जाता, ये गलत स्टेटमेंट है, सेकंड ऑप्शन। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप एज ए सब्सिडियरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ द स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग ऑफ द आईडीपीआई। सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सब्सिडरी इसीलिए सिडबी सेटअप किया ताकि जो भी छोटे बिजनेस की फाइनेंसिंग का काम है वो सिडबी देख ले। चलिए नेक्स्ट को ये देखिए, यहाँ पे मैंने जोड़ा हुआ है सारी बातें सिडबी से रिलेटेड। सिडबी वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड एंड नेशनल इक्विटी फंड दैट वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय द आईडीबीआई बिफोर। SIDBI is the primary financing institution for promoting, developing and financing MSME, micro, small and medium enterprise sector. Besides focusing on the development of the micro, small and medium enterprise sector, SIDBI also promote the cleaner production and energy efficiency. SIDBI help MSME in acquiring the fund they require to grow market development and commercialize their technology and innovative product. The bank provides several schemes and also offer financial services and product for meeting
द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस बिजनेसेस। देखिए इंपॉर्टेंट बात है सिडबी से रिलेटेड, आप एकदम इसको याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलपति राव कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर रिकंस्ट्रक्शन। ये रीजनल रूरल बैंक के लिए हुआ था, ठीक है ना, आरआरबी। तो आरआरबी से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के कमेटीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत और भी, जैसे विजय केलकर कमेटी है, आईटी वास कमेटी है, ठीक है ना, ये चलपति राव कमेटी है, ऐसे बहुत सारे कमेटीज़ है प्यारे बच्चों जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए सारे कमेटीज़ को आप पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है, खासकर जो जो इम्पोर्टेंट है उसको तो आपको पढ़ के ही जाना है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। डीडी क्या है, दूरदर्शन नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है। स्विफ्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसके लिए, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं सर, डिजिटल पेमेंट के लिए तो हम लोग नेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है ना, डिजिटल पेमेंट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। चेक डिजिटल पेमेंट के लिए नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट नहीं है, आरटीजीएस नहीं है, नेफ्ट है, नेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बेजल। तो बेजल जरूर से पढ़ लीजिएगा। इनिशियली इट वॉज नेम्ड एज ए कमेटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। हाँ, इनिशियली इसका नाम तो यही था, बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस, पहले नाम इसका यही था। सेकेंड, बेजल वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ 15 कंट्रीज। 15 कंट्रीज नहीं सर, ये तो गलत बात कह रहे हैं, 15 कंट्रीज तो नहीं थे। इट वॉज एस्टेब्लिश एट द एंड ऑफ 1974, सही है, ये सही है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे गलत ऑप्शन जोड़ दिया, यहाँ पे ABCD का कोई करे ऐसा कोई ये नहीं है, ठीक है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1974, हाँ सर ये 1974 के आसपास इस्टेब्लिश हुआ था। डिस्टर्बेंसेस इन इंटरनेशनल करेंसी एंड बैंकिंग मार्केट वेयर रिस्पॉन्सिबल, हाँ ये तो सही बात है बिल्कुल, इसीलिए तो इस्टेब्लिश हुआ था बेसल लॉ। लेकिन सर ये सेकंड वाला गलत है, इसमें 15 कंट्रीज नहीं थे। तो कितने कंट्रीज थे सर, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है जो कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए NK मित्रा कमेटी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए NK मित्रा कमेटी। अगला सवाल, न्यू रिफॉर्म इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड। तो न्यू रिफॉर्म में डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकों का कंसोलिडेशन हो रहा है, एमलगेमेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, A एंड B, A एंड B इज योर करेक्ट आंसर। आज का आखिरी सवाल, व्हेन ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू ए चैनल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड वन ऑफ मोर रीसेलर, इट इज नोन एज इनडायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है, इट इज नोन एज इनडायरेक्ट मार्केटिंग। तो प्यारे बच्चों ये था 30 क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड आप लोगों का, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 को देखेंगे हम लोग। पार्ट 2 में भी हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को ही करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत जोरों शोरों से अपने प्रैक्टिसेस को आप बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।